सियासन आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। आज के व्लॉग में आप लोगों से बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की सियासत के बारे में कि उनकी सियासत में जो उतार चढ़ाव आए और जितनी दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म रहे उनकी इस्टेब्लिशमेंट से क्यों नहीं बन सकी और वो अपना टेन्योर क्यों नहीं पूरा कर सके। जहाँ तक मैंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की सियासत पे मुताला किया है, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ नहायत ही शातिर सियासतदान हैं। उन्होंने हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट से पंगे लिए, मौके की मुनासबत देखी और मुल्क से फ़रार हो गए। पैसा बनाया, मुल्क से फ़रार हो गया। कभी भी वो किसी बात पे अकड़ नहीं गए। जब एक दफ़ा लड़ाई हो गई, मसले मसाइल ख़राब हो गए, उसके बाद इसी में मसलियत को जाना कि इस्टेब्लिशमेंट से बीच बचाव का रास्ता लिया और निकल गए। जिस बंदे से अनबन थी उस बंदे को जाने दिया। फिर जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का बंदा आया तो उसके साथ फिर वही रवाबित, उसी तरह के ताल्लुकात कायम किए और अपने इक़्तिदार की जो राह है वो हमवार की, इक़्तिदार में आए। पहली दफ़ा देख लें, दूसरी दफ़ा देख लें, तीसरी दफ़ा देख लें, लेकिन नवाज़ शरीफ की सियासत को सलाम करना पड़ेगा। उस बंदे ने अपनी सियासत को मरने नहीं दिया। ये पिछला इलेक्शन मेरे जवानी का पहला इलेक्शन था, मेरा पहला वोट था। मैंने ये समझा था नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह के बयानात, जिस तरह के सरकमस्टांसेस बन चुके थे डॉन लीग्स के, फ़लाँ बहुत सारे ऐसे मामलात थे कि मुझे लगता था कि शायद नवाज़ शरीफ साहब इसके बाद ज़िंदगी में दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं होंगे और उनकी पार्टी कभी इक़्तिदार में नहीं आई। लेकिन मैं जब हैरान हुआ जब उसको प्रोटोकॉल के साथ इस मुल्क में वापस लाया गया और जज एयरपोर्ट पे जाके उसकी ज़मानत करता है। जो भी सूरत हाल है, अदलिया के मसाइल हैं, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरह उसने अपनी राह हमवार की और अपने तमाम तर मुखालफिन को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि नवाज़ शरीफ से बड़ा सियासतदान पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। उसकी एक वजह है भुट्टो साहब हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात बिगाड़े, उस पे अकड़ गए, ख़त्म हो गया। उसके अलावा बेनज़ीर थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। इमरान खान साहब हैं, ज़िद्दी हैं और अकड़ गए हैं। जब तक ये अकड़ ख़त्म नहीं होगी, बीच बचाव का रास्ता नहीं लेंगे, इमरान खान साहब की इस मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं है। मैं लाख उनका सपोर्टर रहूं, जो मर्ज़ी करूं। रियासत एक हकीकत है और रियासत से पंगा लेने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ये बात जितनी जल्दी इमरान खान को कोई समझा दे उतना अच्छा है। चाहे वो 100 में से 99 वोट भी ले लें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत के बग़ैर इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और इस मुल्क की कमज़ोरी भी है। एक ताकतवर फ़ौज किसी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत तो होती है, लेकिन वो उस मुल्क की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होती है। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है और इस मुल्क की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। अब आप कहेंगे कि इस सबसे बड़ी कमज़ोरी कैसे हो गई? हम एक इस्लामी मुल्क हैं, एटमी मुल्क हैं, इंडिया से आज़ाद हुए हैं और हमने 4 सूबों 5 सूबों पर मुश्तमिल एक मुल्क बनाया है, जिस पे 24 घंटे कुफ़ार की नज़रें जमी हुई हैं। कौन बचा रहा है? अल्लाह ताला बचा रहा है। लड़ कौन रही है? फ़ौज लड़ रही है। मैं फ़ौजी का बेटा हूँ। मैं जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस्टेब्लिशमेंट को बुरा नहीं कह सकता। आज भी मेरे घर में मेरे बाप बैठे हुए हैं, मेरा बाप है फ़ौजी है, मेरे वालिद साहब हैं। मैं कैसे फ़ौज को बुरा कह सकता हूँ? मैं 1965 वाली फ़ौज को कैसे बुरा कह सकता हूँ? मैं ज़रब-ए-अज़म वाली फ़ौज को कैसे बुरा कह सकता हूँ? मैं एक मुल्क की रियासत को कैसे बुरा कह सकता हूँ? एक फ़ौज मेरे मुल्क के लिए इतना कुछ कर रही है, तो मैं उसको बुरा कैसे कह सकता हूँ? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और उसके बग़ैर इस मुल्क की बका मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बका अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक मज़बूत फ़ौज आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है और आपको उस फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है। आप उसके बग़ैर कुछ नहीं कर सकते।